Assalamu alaikum. Welcome back to one more lecture of the finishing touch series, that is atomic structure, class 11 का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें मैक्सिमम पार्ट जो आपका है फिजिक्स से मैच करता है, तो आपको मैक्सिमम पार्ट आई थिंक कि खुद ही आ जाएगा। इसमें क्वांटम नंबर्स के बाद वाला पार्ट थोड़ा सा जो है आपको वर्कआउट करना है, बाकी ईजी है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो है दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ He positive, in the third orbit of He positive, total energy of the electron in the third orbit of He positive ion is। तो एनर्जी की फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू बोह्स शाबाश थ्योरी जो है, बोह्स मॉडल जो है, फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आंसर जूल्स में है, तो जूल्स में फॉर्मूला क्या है, -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर जूल्स। ये कुछ नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से, आपको ये फॉर्मूला मिलेगी। आप कुछ नहीं करना है, अपना अपना वैल्यू पुट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, शाबाश। तो एनर्जी का वैल्यू जूल्स में पूछ रहा है, तो -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर। हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है, हाइड्रोजन हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 2, दैट इज 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय थर्ड ऑर्बिट पूछ रहा है, तो थर्ड ऑर्बिट जो है दैट इज 3 स्क्वायर। तो इसका मतलब दैट इज 3, तो नीचे आ जाएगा 3 स्क्वायर, तो वो आ जाएगा -2.18 इंटू 10 टू द पावर -18 इंटू 4/9, 4/9। तो आपको कुछ नहीं करना है, शाबाश। 9 1s are 9, 0.9 2s are 18, 9 2s are 18, तो ये बनेगा 38। तो 9 4s are लगभग 36, तो ये आ जाएगा 2। तो इसके बाद आप खुद देखोगे तो ये आएगा लगभग 0.242, में इतना ही रखूंगा। 4 4s are 16, 4 2s are 8 प्लस 1 is 9, तो 0.96। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 0.96 इंटू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -18, तो आंसर आएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स। और अपना माइनस भी है, -9.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल्स जो है ये आंसर होगा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन द सेकेंड ऑर्बिट। सेकेंड ऑर्बिट, ऑर्बिट लिखा है क्या ऑर्बिटल लिखा है, ऑर्बिट लिखा है, या मतलब इसने ऑर्बिट लिखा है। तो आप लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ऑर्बिटल एंगुलर, ये ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो होता है MVR, वो किसके बराबर होता है, NH/2π। तो NH जो है सेकेंड ऑर्बिट बोल रहा है, तो सीधे N का वैल्यू है 2, 2H/2π, 2 and 2 कैंसल, आंसर होगा H/π। सो द और एक ऑर्बिट में देखो, अगर वो ऑर्बिटल पूछता, ऑर्बिटल मतलब तब वो लिखता 2p, मतलब 3p 4p 2s 3s 4s, तो उस टाइम जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसके लिए फॉर्मूला है √L इंटू L प्लस 1, √L इंटू L प्लस 1 H/2π, उसके लिए ये फॉर्मूला है। लेकिन ये शेल यानी कि ऑर्बिट तो जब मेंशन ही नहीं किया गया है, किसमें ऑर्बिट ओनली मेंशन किया गया है, तो ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज MVR इज इक्वल टू NH/2π, इसलिए ये आ गया H/π। तो इसके बाद जो है मूविंग to the third question, match the following। तो match the following में यहां पे लिखा है आइसोटोन्स, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स एंड आइसोडायफर्स। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर होगा सेम लेकिन मास नंबर होगा डिफरेंट, आइसोबार्स मतलब जिनका मास नंबर होगा सेम लेकिन एटॉमिक नंबर होगा डिफरेंट, आइसोडायफर्स, आइसोडायफर्स का मतलब क्या है, जिनमें न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा, सेम नंबर ऑफ n माइनस p वैल्यू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स अगर हम करेंगे उसका वैल्यू जो होगा वो सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले इजी होता है आइसोटोप्स को आइडेंटिफाई करना। आइसोटोप्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास डिफरेंट। तो एटॉमिक नंबर सेम 1 and 1, एटॉमिक नंबर सेम, सिंबल अपने आप सेम होगी, तो इसमें ओनली एक
सेम है तो सीधे आ जाएगा B3। तो B3 जो है वो 2 है, ये एंड ये दो ऑप्शन वहीं से दफा हो गए। अब क्या है, अब बचा इसके बाद दूसरा, हम आइसोबार्स पे आ जाएंगे। आइसोबार्स का मतलब है जिनमें मास नंबर होगा सेम। तो इसमें 40 एंड 40 ये डायरेक्टली यही आएगा, इसमें 235 231 ये नहीं आएगा, इसमें 13 ये नहीं आएगा, 14 16 ये आएगा। तो C1, तो C1 ये भी है, C1 ये भी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी भी मैं आगे जाऊंगा। अब हम आ जाएंगे आइसोटोन्स पे। तो आइसोटोन्स का मतलब है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालोगे, अब मेरे पास बचे ये दो ऑप्शन, तो न्यूट्रॉन्स अगर आप निकालोगे इसमें, पहले मैं इसमें निकालूंगा। न्यूट्रॉन्स आता है A माइनस Z, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो वो आएगा 14 माइनस 6, वो आएगा 8। इसमें आप निकालोगे N इज इक्वल टू A माइनस Z, तो आएगा 16 माइनस 8 दैट इज 8। तो इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकले सेम, तो इसका मतलब क्या है, आइसोटोन्स आ जाएगा, A आ जाएगा 4, तो A आएगा 4, तो आंसर ये है। अब आइसोडायफर्स D क्यों आएगा 2? देखो आइसोडायफर्स का मतलब है जिनमें, शाबाश, जिनमें, आइसोडायफर्स का मतलब है जिनमें न्यूट्रॉन्स माइनस प्रोटॉन्स का वैल्यू सेम होगा। और आप ऐसे भी लिख सकते हो A माइनस 2Z का वैल्यू सेम होगा। A माइनस 2Z क्यों आप लिख सकते हो, आपको पता है N का वैल्यू होता है A माइनस Z, तो हम इसको लिखेंगे A माइनस Z। प्रोटॉन भी होता है Z ही, प्रोटॉन भी एटॉमिक नंबर ही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो वही आ गया माइनस Z दैट इज A माइनस 2Z। तो कहीं पे N माइनस P A माइनस 2Z, मैं A माइनस 2Z लिखूंगा, तो ये आएगा 235 माइनस 2 इंटू Z का वैल्यू 92, तो वो आएगा 235 माइनस 4, 2 9 आर 18, तो ये आएगा 1, 13 माइनस 8 इज 5, तो ये आ जाएगा 51। तो ये आ जाएगा कितना, 51। अब यहां पे अगर आप निकालोगे तो यहां पे आ जाएगा 231 माइनस 2Z इज 2 इंटू 90, तो ये आएगा 231 माइनस 180, तो ये आएगा 1, 13 माइनस, तो ये भी आएगा 51। तो दोनों में A माइनस Z का वैल्यू सेम आ गया, तो आइसोडायफर्स जो होंगे वो होंगे 2। So the correct option is option B. Moving on to the next one. In an atom, an electron is moving with a speed of 600 meter per second with an accuracy of very good. Speed and its accuracy, तो मुझे डेल्टा V अपने आप आ जाएगा 0.00, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आ जाएगा 0.00 इंटू 600, तो वो सीधे आ जाएगा 0.005 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 600, तो 2 0 कैंसल, 6 5 आर 30, तो ये आ जाएगा 0.030, 0.030 जो है वो आएगा डेल्टा V। लेकिन मुझे क्या बोल रहा है, सर्टेनिटी, तो मुझे डेल्टा एक्स निकालना है। तो सर्टेनिटी विद विच, तो ये मुझे निकला वेलोसिटी डेल्टा वी, तो अब हम निकालेंगे डेल्टा एक्स। तो आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई एम, या आप लोगों ने पढ़ा है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई 4 पाई, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अब मुझे बोलो, मुझे एक्स निकालना है, तो मैं लिखूंगा डेल्टा एक्स इज इक्वल, अगर आप निकालोगे मिनिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स जो होगा वो होगा h डिवाइडेड बाई 4 पाई m डेल्टा v। तो h का वैल्यू आ जाएगा 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, और उसके बाद जो है डिवाइडेड बाई 4 है 4 इंटू पाई है 3.14 इंटू m, मास मुझे गिवन है, शाबाश, मास मुझे गिवन है, कितना, इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, एंड डेल्टा v का वैल्यू जो है आपको निकला है 0.030 या 0.03 लिखेंगे। इसी चीज को आप इसके बाद जो है वो सॉल्व करोगे, इसके बाद सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा वो डायरेक्टली आपको आ जाएगा 1.92 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। तो आपको अनसर्टेनिटी या सर्टेनिटी इन वेलोसिटी गिवन है, एक्यूरेसी इन वेलोसिटी, सर्टेनिटी इन वेलोसिटी गिवन है, सर्टेनिटी इन पोजीशन निकालना है, तो आप सीधे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करोगे। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी होता है ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम, या डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी अगर मोमेंटम होगा इट इज ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। उसके बाद द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल्स हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 एंड एजिम्यूथल क्वांटम नंबर 1। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 इज n का वैल्यू इज 2, l का वैल्यू इज 1। अब l का एक वैल्यू गिवन है, तो मतलब ये एक सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। पहले हम सबशेल को आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये आएगा 2p, क्यों, क्योंकि l का वैल्यू होता है 0 1
2 3, S के लिए होता है 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3। तो यहां पे 2 तो 2 ही है, N का वैल्यू 2, L1 मतलब ये रिप्रेजेंट करता है 2p। तो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि p में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे इलेक्ट्रॉन्स बोला गया है, इट इज 6। और जब आपको शेल भी गिवन होगा, सब शेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 मतलब शेल 2, सब शेल का वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 मतलब सब शेल जो है वो p है। तो सब शेल के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा 4l+2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4l+2, दैट इज 4 into 1+2, उस फॉर्मूला से भी 6 आ जाएगा। लेकिन बेटर है यही से डायरेक्टली आपको आइडेंटिफाई हुआ ये 2p है, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सो द आंसर इज 6। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ p इलेक्ट्रॉन, तो p इलेक्ट्रॉन के लिए अभी मैंने बोला l का वैल्यू होता है 1, और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है l into l+1 h/2π। तो यह आएगा √1 into 1+1 इंटू h/2π, तो वो आएगा 2 + 1 मतलब 1 + 1 is 2 into 1 is 2, √2 h/2π, √2 h/2π, √2 h/2π। मुझे आंसर √2 h/2π नहीं गिवन है, तो इसने डेफिनेटली क्या किया होगा, ये आस्क्ड सवाल भी है तो ये आता भी है यही सवाल, √2 और √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर बनेगा √2 into √2 is 2h, नीचे बनेगा 2√2π, और 2 and 2 कैंसल, आंसर आ जाएगा h/√2π। सो द करेक्ट आंसर इज h/√2π। The graph between psi square and r is shown atomic, मतलब r is radius distance, मतलब radial distance is shown below, which represents 2s orbital, 2 मतलब देखो NCERT पे psi और r भी ग्राफ बना के है, psi square और r ग्राफ भी बना के है, psi r भी और psi square r ग्राफ भी बना के है। ये psi square है और टोटल 2 का उसने 1s एंड 2s का, अगर आपकी कॉपी पे होगी, आपकी कॉपी पे लिखा होगा हम मतलब 2s 3s 4s या इवन 2p 3p का भी बनाते हैं, NCERT ने ओनली यही। तो साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ जब आपको बोला जाएगा, तो मुझे ये ग्राफ दिया है, तो ये ग्राफ डायरेक्टली 2s के साथ मैच करता है, तो आंसर आएगा 2s। लेकिन हम वहां पे कैसे देखेंगे, मुझे पता है फॉर्मूला एक है नोड्स निकालने का, रेडियल नोड्स निकालने का, रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला है n-l-1। देखो यहां पे टच कर रहा है, तो यहां पे साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू जो आता है वो 0 आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 आता है, तो जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन 0 है उसको हम नोड बोलते हैं। तो यहां पे एक नोड है, तो एक नोड किस में होगा, तो रेडियल नोड हम देखेंगे, तो ये आएगा 3 मतलब 3 माइनस n माइनस l माइनस 1। तो अब मुझे आ जाएगा 3 माइनस l होता है 0 माइनस 1, 3 माइनस 1 इज 2, इसमें 2 नोड्स होंगे, लेकिन यहां पे एक ही है, उसके बाद कोई नोड नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 2s, तो 2 माइनस 0 माइनस 1, s के लिए l का वैल्यू होता है 0, इसीलिए यहां भी 0 यहां भी 0, 2 माइनस 1 इज 1, ये तो आएगा। यहां पे 1s, 1 माइनस 0 माइनस 1, n माइनस l माइनस 1, तो वो आएगा 0, 1s में कोई नहीं होगा। तो उसके बाद जो है 2p, तो 2p में कितना आ जाएगा, शाबाश, 2 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड 2 माइनस 1 माइनस 1, तो 2 आएगा 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0, तो इसमें भी कोई रेडियल नोड नहीं आएगा। तो एज ए रिजल्ट जो है, शाबाश, एज ए रिजल्ट जो है इसका आंसर जो है वो आएगा 2s। या आप डायरेक्टली ग्राफ्स को देखोगे बिल्कुल इन्हीं में से कोई एक आएगा। ए बॉल ऑफ 50 ग्राम्स मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द बॉल विल बी, आपको मास वेलोसिटी गिवन है, वेवलेंथ निकालनी है, तो आप डी ब्रोगलीज फॉर्मूला यूज करोगे, लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय p, या लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। याद रखना जब भी आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, आप देखो आप हर कोई चीज वेलोसिटी से, मुझे SI यूनिट्स में गिवन है, याद रखना आप हर कोई चीज SI यूनिट्स में लोगे तभी सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ निकालना है, h का वैल्यू आता है 6.625 या 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, m का वैल्यू है 50 ग्राम्स, लेकिन SI यूनिट है kg, तो 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और v का वैल्यू मुझे गिवन है 100 इज 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सॉल्व करोगे तो जब ये ऊपर आ जाएगा, जब आप 6.6 को आप बार बार लिखोगे 20/3 इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 34, प्लस आ जाएगा 3 माइनस आ जाएगा 2, ये 3 ऊपर बनेगा प्लस, ये 2 नीचे मतलब ऊपर बनेगा माइनस, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 50, तो ये एंड ये कैंसल, तो ये आएगा 2/15 इंटू आ जाएगा 10 टू द पावर शाबाश
10 to the power -36 प्लस 3 इज -33, तो ये आएगा 0.1 समथिंग, 0.1, तो 0.15 1s are 15, तो 20 आ जाएगा। शाबाश। अगर आप 2 को 15 से डिवाइड करोगे 0 पॉइंट, तो ये बनेगा 20, 15 1s are 15, ये बनेगा 5, 50, 15 3s are 45, ये बनेगा 5, तो ये बनेगा 0.133 इंटू आ जाएगा 10 to the power -33, जिसको हम 1.33 इंटू 10 to the power -34 भी लिखेंगे। आंसर आ जाएगा 1.33 इंटू 10 to the power -34। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। करेक्ट order of 2s orbital, correct order of energy of 2s orbital for K, Na, Li and H is। तो आप लोगों ने अगर NCERT खोली है या अगर आप लोगों ने पढ़ा है, वहां पे एक लाइन लिखी है एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल। अगर सबशेल सेम है 2s 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 डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जितना एटॉमिक नंबर जो है तो उतना जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, एनर्जी ऑफ सेम सबशेल, एनर्जी ऑफ सेम सबशेल क्या होती है? कम। एनर्जी ऑफ सेम सबशेल होती है कम। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है इसका, तो इसकी एनर्जी होगी कम। सबसे कम एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, तो इसकी ज्यादा। तो हाइड्रोजन ग्रेटर देन लिथियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ये इसका आंसर होगा। बिल्कुल लिखा है हाइड्रोजन ग्रेटर देन लिथियम, ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन पोटेशियम, ये एग्जैक्टली एनसीईआरटी पे लिख के है। फॉर हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स, अच्छा सवाल। फॉर हाइड्रोजन एटम नंबर ऑफ डिजेनरेट ऑर्बिटल्स इन थर्ड शेल इज। थर्ड शेल, तो थर्ड शेल में अगर आप देखोगे, थर्ड शेल में आपको 3 सब शेल्स मिलेंगी, 3s, 3p और 3d। आपको ऑर्बिटल्स देखने हैं, तो 3s 1, 3p में 3 और 3d में जो आपके हैं 5। लेकिन अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5, अगर आप देखोगे हाइड्रोजन में एनर्जी जो है, ये हाइड्रोजन लिखा है, तो हाइड्रोजन में जो है, हाइड्रोजन में एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है अपॉन द वैल्यू ऑफ n ओनली। अगर हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, वहां पे हम देखते हैं n+l रूल। तो वहां पे अगर आप देखोगे ये 5 डिजेनरेट है, ये 3 डिजेनरेट है, ये 1 डिजेनरेट है, लेकिन आपस में 3s और 3p डिजेनरेट नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन में इट डिपेंड्स अपॉन n, तीनों का n जो है वो सेम है, तो ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो है, ये सारे के सारे ऑर्बिटल्स डिजेनरेट है। तो इसका मतलब है टोटल ऑर्बिटल्स जो डिजेनरेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आंसर आ जाएगा 9। या आप डायरेक्टली बोलोगे हाइड्रोजन, रीजन क्या है? रीजन जो है दैट इज हाइड्रोजन की एनर्जी जो है दैट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ n ओनली। तो थर्ड शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 3 स्क्वायर दैट इज 9, एंड ऑल द 9 नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? इसके लिए फॉर्मूला है n स्क्वायर। तो वो आएगा 9, यानी कि 9 ऑर्बिटल है और 9 के 9 3 शेल नंबर 3 के है। शेल नंबर सेम है, n पे डिपेंड करता है। जब n ही सेम है, एनर्जी सेम है, सारे 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, लेकिन ओनली फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखो मल्टी इलेक्ट्रॉन, इसीलिए जानबूझ के साइड में ही दूसरा सवाल लाया हूं मैं। देखो अगर हाइड्रोजन होता तो 5p 5s और 5d की एनर्जी सेम होती, क्योंकि वो ओनली n पे डिपेंड करता है। लेकिन मैंने क्या लिखा है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की एनर्जी जो है वो देखी जाती है अकॉर्डिंग टू n+l रूल। तो मुझे 5d गिवन है, 4f गिवन है, 5p गिवन है, 5s गिवन है। यहां पे मैं n लिखूंगा, यहां पे l, यहां पे n+l। n है 5 4 5 एंड 5। यहां पे l d के लिए मैंने अभी बोला spdf। s के लिए l का वैल्यू होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो यहां पे आ जाएगा 0, सॉरी ये d है, तो यहां पे आएगा 2, यहां पे आएगा 3, यहां पे क्या आ जाएगा? शाबाश, यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा 1 और यहां पे आ जाएगा 0। तो ये बनेगा 7 n+l, ये भी बनेगा 7, ये बनेगा 6, ये बनेगा 5। अब मुझे बोलो ऑर्डर जो अगर हम देखेंगे जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, लेकिन n+l अगर दो चीजों का सेम होगा तब जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। इफ n+l फॉर 2 सबशेल्स इज सेम देन ग्रेटर द वैल्यू ऑफ n, ग्रेटर इज द एनर्जी। तो इनका n+l आया सेम, लेकिन n ज्यादा किसका है? 5d का। तो पहले आएगा 5d, उसके बाद आ जाएगा 4f। इन दोनों में पहले 5p फिर आएगा 5s, क्योंकि इसका n+l सबसे कम, एनर्जी सबसे कम, इसका n+l सबसे ज्यादा, दोनों का
इनकी एनर्जी सबसे ज्यादा, लेकिन दोनों में ज्यादा एनर्जी किसकी, जिसका n ज्यादा होगा। तो आंसर ये आएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। Which quantum number gives the information about the spatial orientation of the orbitals in the space? वो कौन देता है? ओरिएंटेशन के बारे में मुझे कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट सब शेल, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है अबाउट ऑर्बिटल या अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ द सब शेल्स इन शबाश इन द प्लेन, या ओरिएंटेशन सीधे। तो इसका मतलब क्या है? द आंसर विल बी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्वेश्चन नंबर 13। Wave number of the shortest wavelength transition in Paschen series of atomic structure is shortest wavelength। तो अगर आप सीरीज बनाओगे आपको पता है सीरीज में सबसे पहले होती है ये 1 n2 n3 4 5, सबसे पहले होती है लाइमन, फिर होती है बाल्मर, फिर होती है पास्चन। तो पास्चन में n का वैल्यू, ni का वैल्यू जो होता है वो होता है 3। लेकिन अब पास्चन में अगर आप देखोगे, पास्चन में अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, कंटिन्यूअसली बनाऊंगा ऐसे, तो पास्चन में सबसे पहली लाइन जो है वो ये है, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये है, इन्फिनिटी से आएगी और एक लाइन वो ये है। अब मुझे बोलना है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी। आप खुद बोलो मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी? मेरे हिसाब से लास्ट की होगी। इन्फिनिटी टू 3 जो आ जाएगा, या 3 से इन्फिनिटी तक अगर मुझे लेना है, उसको एनर्जी लगेगी ज्यादा, या इन्फिनिटी से 3 आ जाएगा उसमें एनर्जी जो है एनर्जी रिलीज होगी ज्यादा। और मैक्सिमम देखो, पहली लाइन जो फर्स्ट लाइन होती है इसकी वेवलेंथ होती है ज्यादा, एनर्जी होती है कम, फ्रीक्वेंसी होती है कम, वेव नंबर होता है कम। जो लास्ट लाइन होती है उसको हम बोलते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेव नंबर ज्यादा, लेकिन वेवलेंथ होती है कम। तो वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है लास्ट, यानी कि इन्फिनिटी से लेके ग्राउंड स्टेट। और पास्चन में ग्राउंड स्टेट ni का वैल्यू क्या है? 3। तो हम सीधे फॉर्मूला लगाएंगे वेव नंबर। अगर रेडबर्ग फॉर्मूला पड़ी है 1/λ इज इक्वल टू आर एच इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1/ni स्क्वायर 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर। तो आपको डायरेक्टली 1/λ, इसी को हम वेव नंबर न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी को वेव नंबर बोलते हैं। आपको डायरेक्टली अपना अपना वैल्यू सबस्टिट्यूट करना है। जब आप अपना अपना वैल्यू सबस्टिट्यूट करोगे, आर एच का वैल्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा 1.0967 समथिंग इंटू 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7। या अगर आप आर एच को फिलहाल आर एच ही रख लो, इसका वैल्यू लास्ट में पुट करेंगे। जेड स्क्वायर, तो मुझे बोलो हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर इंटू 1/ni वो आएगा 1/3 स्क्वायर माइनस 1/nf वो आएगा 1/इन्फिनिटी स्क्वायर, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए nf ऑलवेज इन्फिनिटी होता है। ऑलवेज, कोई भी अगर होगा nf का वैल्यू होगा इन्फिनिटी। अब मुझे बोलो वो आ जाएगा आर एच इंटू 1 डिवाइडेड बाई, शाबाश, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर इज 9, दैट इज आर एच डिवाइडेड बाई 9। तो रेडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू अगर आप लोगों ने पढ़ा है 1/rh होता है 9/912 एंगस्ट्रॉम। लेकिन हम क्या करेंगे, हम सीधे, शाबाश, कुछ नहीं करेंगे, हम अपना वैल्यू पुट करेंगे 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 9 इतना, लेकिन यूनिट आएगा मीटर इनवर्स। तो अगर आप, शाबाश, मीटर इनवर्स, तो आप क्या करोगे, या 10 टू द पावर 5 लिखोगे तो सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा। तो आप सीधे लिखोगे 9 1s are 0.9 1s are 9, तो 9 2s are 18, तो यह आएगा 0.12 इंटू 10 टू द पावर 7 मीटर इनवर्स। या मैं लिखूंगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर इनवर्स। लेकिन आपको वैल्यू जो गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है, तो मीटर इनवर्स को हम नीचे लिखेंगे मीटर, मीटर के बदले नीचे मैं लिखूंगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर के बदले 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो ये सीधे आएगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। सो द आंसर विल बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज ऑफ D5 कॉन्फ़िगरेशन इज, ये भी एनसीईआरटी पे बराबर बना के है। तो D5 कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे 1 2 3 4, वो देखो 1 1 2 3 4 5। तो अगर आप पॉसिबल एक्सचेंज देखोगे, देखो एक्सचेंज, पॉसिबल एक्सचेंज में कौन किसके डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा, ये इसके साथ करेगा। तो ये जो है ये 4 लोगों के साथ एक्सचेंज करेगा, तो
इसका मतलब है ये 4 एक्सचेंज आ गई। अब हम दूसरा देखेंगे, ये वाला देखेंगे, मैं दूसरा कलर अब यूज करूंगा, मैं ये वाला देखूंगा। ये वाला जो है ये इसके साथ करता, लेकिन उसको मैंने ऑलरेडी कंसिडर किया है, तो ये इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा, इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो इसके 3 तरीके हैं। अब तीसरा जो है उसके लिए मैं और एक कलर यूज करूंगा। तीसरा, ये इसके साथ करता, वो ऑलरेडी आ गया, ये इसके साथ करता, वो ऑलरेडी आ गया। अब ये या तो इसके साथ करेगा या तो इसके साथ करेगा, तो इसके आ जाएंगे 2। तो इसके बाद जो है फोर्थ है ये वाला ओनली इसके साथ एक्सचेंज करेगा, क्योंकि ये इसके साथ देखो, इसका इसके साथ भी आ गया, इसका इसके साथ भी आ गया, इसका इसके साथ भी आ गया, तो ये आएगा 1। अब ये इसने हर एक के साथ एक्सचेंज किया, देखो इसके साथ भी किया, इसके साथ भी किया, इसने इसके साथ भी किया, इसने इसके साथ भी किया, तो इसका कोई नहीं आएगा। तो जब आप ऐड करोगे वो आएगा 10, यानी कि इसके 4, इसके 1 2 3 4, और इसके जो आएंगे वो आएंगे 1 2 3 हो गए 7, इसके 2 हो गए 9, इसका 1 हो गया 10। सो द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सचेंज जो है दैट इज 10। उसके बाद नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्लैटिनम एटम इज, प्लैटिनम एटम जो है आपको एटॉमिक नंबर इसका गिवन होगा, मैंने जानबूझ के नहीं दिया है। प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर है 78। आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखो प्लैटिनम जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 67 पे टेबल दिया है, इसका एटॉमिक नंबर है 78। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6 3d10, 4s2 4p6 4d10 4f14, 5s2 5p6 5d9, और इसके बाद है 6s1। तो इसका मतलब क्या है? शाबाश, 5d9 एंड 6s1। तो अब मुझे बोलो शाबाश, 1 2 3 4 5। हाँ, अब आपको डी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। तो ये S है, ये S है, ये P है, D तीसरा है, ये 10 20, ये 9 29। आपको बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और लास्ट में आपको डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो काउंट करने हैं। और डी इलेक्ट्रॉन्स जब आप काउंट करोगे तो वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कितना? 29। सो द करेक्ट आंसर इज 29। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको लिखनी पड़ेगी शाबाश इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले जो है दैट इज सिलिकॉन, सबसे पहले इज सिलिकॉन। तो अगर आप सिलिकॉन देखोगे शाबाश, इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो इसका एटॉमिक नंबर है 14, तो आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p2। आप मुझे बोलो 3s2 एंड 3p2। अब आप क्या करोगे? आ गया ना 2 4 10 12 एंड शाबाश, तो 1s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2s2 दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, 2p6 1 2 3 4 5 6 ऑल पेयर्ड, 3s2 पेयर्ड एंड 3p2 में 1 एंड 2 अनपेयर्ड। तो इसमें कितने अनपेयर्ड है? 2। तो ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों में कोई हो सकता है, ये नहीं है। अब इसके बाद निकल का एटॉमिक नंबर जो है दैट इज 28। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है मैं डायरेक्टली लिखूंगा अब आर्गॉन 18, एंड इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है दैट इज आर्गॉन 18 एंड शाबाश 3d8 एंड 4s2, 3d8 एंड 4s2, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब यहां तक सारे पेयर 3d8 एंड 4s2 आप देख लो, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और 4s2 नहीं, ये Ni2 पॉजिटिव है। तो 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने दफा किए हैं, वो कहां से जाएंगे? आउटर मोस्ट शेल से। तो 4s से 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो 3d8 में कितने अनपेयर्ड बच गए? 2। तो इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो द करेक्ट आंसर इज शाबाश 2 एंड 2। करेक्ट ऑर्डर ऑफ वर्क फंक्शन ऑफ द गिवन मेटल्स इज, तो वर्क फंक्शन जो है वो है कि अब जब आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आप उस पर लाइट मतलब जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जो मतलब आप देखते हो कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए, तो उसके लिए या इलेक्ट्रॉन्स को आपको इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करने पड़ते हैं, तो आप उस पर मतलब लाइट डालते हो। तो लाइट डालने के बाद आप देखते हो शाबाश, आप देखते हो हर एक का वर्क फंक्शन, यानी कि आपको कम से कम कितनी एनर्जी, जिसको आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी आप बोल सकते हो, आपको कम से कम कितनी एनर्जी देनी है जिस एनर्जी से पहले मतलब जिस एनर्जी से पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जिसके मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बोलो सबसे ज्यादा किसकी होगी? अब मुझे ये सारा कुछ डिपेंड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जीज पे, आयोनाइजेशन एनर्जीज पे डिपेंड करेगा। आप आयोनाइजेशन एनर्जीज भी भूल जाओ, आप सीधे मुझे बोलो मेरे
पास है लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। मुझे पता है लिथियम जो है इसमें शाबाश इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस। इसमें 2 ही शेल्स है, इसमें 3 शेल्स है, इसमें 4 शेल्स है। अब मुझे खुद ही बोलो शाबाश, इसमें 2 ही शेल्स है, तो इसका मतलब क्या है, द इलेक्ट्रॉन जिसको बाहर निकालना होगा वो क्लोज टू द न्यूक्लियस है, एज ए रिजल्ट आपको ज्यादा एनर्जी देनी है। तो शॉर्ट में इसका जो है अगर नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, यानी कि कम ही एनर्जी आपको देनी है, वर्क फंक्शन कम होगी। तो या एनसीईआरटी अगर आप देखोगे आपको वर्क फंक्शन का वैल्यू गिवन है, लिथियम का गिवन है, सोडियम का गिवन है, पोटेशियम का गिवन है, शाबाश मैग्नीशियम का गिवन है, कॉपर का गिवन है, सिल्वर का गिवन है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन है, वो लॉजिकल है, थ्योरेटिकल रीजन है। थ्योरेटिकली हम बोलेंगे जिसमें मतलब वो आप कॉमन सेंस भी से भी बोल सकते हो। तो सबसे ज्यादा किसकी है, लिथियम की, फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम। ये है ऑर्डर ऑफ द वर्क फंक्शन। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इफ वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन इज 500 नैनोमीटर देन द मास ऑफ द फोटोन विल बी, अगर वेवलेंथ फोटोन की है 500 तो लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन है 500 नैनोमीटर और आपको निकालना है मास ऑफ फोटोन। अब मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ फोटोन जिसको आप सी या वी जो भी लिखना है दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर में है, इसको भी हम लिखेंगे 500 × 10⁻⁹ मीटर, दैट इज 5 × 10⁻⁷ मीटर, 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब लैम्डा मुझे m निकालना है, डिब्रोगलीज वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय mv। तो m किसके बराबर आ जाएगा, h डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू v। तो h का वैल्यू इज 6.6 × 10⁻34, लैम्डा का वैल्यू इज 5 × 10⁻⁷, v का वैल्यू इज 3 × 10⁸। तो हम सीधे लिखेंगे 6.6 × 10⁻34, नहीं हम ऐसे लिखेंगे 6.6 को हम लिखेंगे ऐसे 20 डिवाइडेड बाय 3 × 10⁻34 प्लस कितना आ जाएगा 7 प्लस आज माइनस आ जाएगा 8, ये +7 ऊपर, ये +8 ऊपर, -8 बनेगा, नीचे आ जाएगा 5 3s are 15। तो अगेन 5 3s are 15, 5 4s are 20, तो ये बन गया 4/9 और इनटू कितना आ गया 10 टू द पावर, शाबाश ये कितना आ जाएगा, ये आएगा 42 + 7, तो 42 + 7 इज 35, ये आएगा 10 टू द पावर -35। तो 10 टू द पावर 4/7 दैट 4/9 दैट इज 0.93 आर कितना होगा, नहीं 9 4s आर कितना होगा 9 4s आर 36, तो 0.44 × 10 टू द पावर -35, यहां मैं लिख सकता हूं 4.4 × 10 टू द पावर -36 kg आपका आंसर होगा। तो ये आपका आंसर होगा। शाबाश, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। A certain particle carries इतना charge of static charge, then the number of electrons present in the particle is। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी सवाल है, ये आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आप सीधे पढ़ते हो, Q = Ne। तो Q आपको गिवन है 5.12 × 10 टू द पावर -18, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही तो निकालना है, E इज 1.6 × 10 टू द पावर -19। तो N का वैल्यू आ जाएगा 5.12 × 10 टू द पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10 टू द पावर -19। तो जब आप ये वैल्यू निकालोगे आपको कितना आ जाएगा, ये आपको आ जाएगा ये शाबाश 5.12 डिवाइडेड बाय 1.6 10 टू द पावर -18 + 19 इज 1, तो इनटू 10, तो ये ऊपर आएगा 51.2 डिवाइडेड बाय 1.6। तो या मैं सीधे लिखूंगा 512 डिवाइडेड बाय 16, तो 8 2s आर 8 5s are 48, 6s are 48, 8 4s are 32, तो 2 1s are 2, 32s are, so the correct answer is 32। so n का वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 32। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सवाल है। A photon of wavelength 6 × 10 to the power -8 meter strikes a metal surface। If work function of metal is इतना electric volt, then the kinetic energy of the photoelectron will be। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आपने मेटल पे एक क्या मतलब फोटोन डाला, लाइट डाली जिसकी वेवलेंथ आपको गिवन
गिवन है, वर्क फंक्शन भी गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ई जो होता है वो होता है ई नॉट प्लस हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। आपको ई नॉट जो है दिस इज थ्रेशोल्ड एनर्जी या दिस इज वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का वैल्यू आपको गिवन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपको ई आपको क्या करना है, आपको काइनेटिक एनर्जी। तो मैं सीधे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के बदले लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आएगा ई माइनस ई नॉट। अब मुझे ई नॉट का वैल्यू गिवन है, मुझे चाहिए ई, मुझे लैम्डा गिवन है, तो ई का वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होता है, एच सी बाई लैम्डा। तो एच इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, सी इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई लैम्डा। लैम्डा इज 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर। तो ये सीधे आ जाएगा 3 1s 3 2s 2 1s 2 3.3, तो ये आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8, माइनस 34 प्लस 8, माइनस 8 भी ऊपर प्लस 8 बनेगा, यह आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 16 इज माइनस 18। तो 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जो है ये आपको निकला ये। लेकिन ये आपको क्या निकलेगा, ये आपको जूल्स में निकलेगा, क्योंकि आपने जूल सेकंड लिया, आपने हर कोई चीज एसआई यूनिट में ली। तो ये आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस ई नॉट का वैल्यू क्यों है 2, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो ये आएगा 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 माइनस 0.32 माइनस 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18। मैंने बस एक डिजिट पीछे गया तो वहां से आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 18। तो अब क्या 10 टू द पावर माइनस 18 निकालेंगे कॉमन, तो ये कितना आ जाएगा 3.3 माइनस 0.32, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8 इज 8, तो 9 माइनस 3 इज शाबाश 12 माइनस 3 इज 9, और ये आ जाएगा 2.98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, तो 2.99 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जो है ये होगा आंसर। Moving on to the next one. Which transition in the hydrogen spectrum? Which transition in the hydrogen spectrum would have same wavelength transition? N2 is equal to 9 to N1 is equal to 6. तो मुझे बोलो शवा will have the same wavelength. तो पहले हम यहाँ पे N2 9 N1 6, तो N1 6 जो है हम निकालेंगे यहाँ पे पहले लैम्डा। तो लैम्डा का वैल्यू जो आता है वो आता है, या मैं ऐसे लिखूंगा रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे, 1 बाई लैम्डा जो होता है वो होता है RH/Z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन NI स्क्वायर N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर। तो मुझे बोलो ये कितना आ जाएगा 1 बाई लैम्डा, ये आ जाएगा RH/Z स्क्वायर। तो मुझे बोलो हाइड्रोजन है तो Z स्क्वायर आएगा 1 स्क्वायर इंटू 1 बाई ये आएगा 36 6 स्क्वायर, N1 इज 6 तो 36 माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर 9 स्क्वायर इज 81, तो 1 बाई 81, तो 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू RH, तो 81 माइनस 36, तो ये आएगा 81 माइनस 36 डिवाइडेड बाई शाबाश 36 इंटू 81, तो ये कितना आ जाएगा ये आ गया 1 बाई लैम्डा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा RH इंटू शाबाश ये आ जाएगा 5, ये आएगा 45 अपॉन 36 इंटू 81, तो 9 5s आर 45, 9 9s आर 81, तो ये आ जाएगा 45 ये आई शाबाश नहीं एक सेकेंड, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 6 इज 5, 11 माइनस तो 7 माइनस 3 इज 4, हाँ तो 45 अपॉन ये कितना आ जाएगा 36 इंटू 81, तो ये आएगा 9 5s आर 45, 9 9s आर, तो ये आ जाएगा ऊपर 5RH डिवाइडेड बाई 36 इंटू 9, 5RH डिवाइडेड बाई 36 इंटू नहीं सॉरी ये Li2 पॉजिटिव के लिए, ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो सही है, ये Li2 पॉजिटिव के लिए है, तो यहाँ पे आएगा 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9, तो बाहर 9 आ जाएगा, बाहर 9 आ जाएगा, वो 9 इस 9 के साथ कैंसिल होगा, तो ये आएगा 5RH डिवाइडेड बाई 36, 5RH डिवाइडेड बाई 36। मैंने हाइड्रोजन लिया था लेकिन ये Li2 पॉजिटिव का है, तो Li2 पॉजिटिव में एटॉमिक नंबर है 3, तो Z स्क्वायर आ जाएगा 3 स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 9 के साथ कैंसिल होगा, तो ये आएगा 5RH बाई 36, लेकिन ये निकला 1 बाई लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, रेसिप्रोकल जब हम करेंगे वो आएगा 36 डिवाइडेड बाई 5RH, हम ऐसे ही रखेंगे, RH इज रेडबर्ग कांस्टेंट। तो ये जो है ये आपको निकला क्या, ये आपको निकला लैम्डा, क्या निकला लैम्डा, लेकिन किसका 9 और 6। अब आपको 1 बाई 1
वन बाई वन चेक करना है किसमें लैम्डा का वैल्यू सेम आ जाएगा, तो जिसमें लैम्डा का वैल्यू सेम आ जाएगा वही आंसर है। अब वन बाई वन कैसे निकालेंगे, तो आपको दिमाग जो है वो आप बोलोगे सर ये तो लेंथी सवाल हो गया, इसको तो टाइम लगेगा। टाइम आपको लगाना नहीं है, आपको सिंपल लॉजिक लगाना है। देखो ये बनेगा 1/1 माइनस 1/3, 1/1 माइनस 1/3, तो वो आ जाएगा। आप सिंपल यहां पे 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर अगर आप देखोगे, आप इसी चीज पे फोकस करोगे, तो ये अगर मतलब मुझे बोला जाएगा, मेरे दिमाग में डायरेक्टली यही स्ट्राइक करेगा। सर क्यों यही स्ट्राइक करेगा, देखो क्यों, ये आएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। मैं बस ओनली इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूं, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 माइनस 2 स्क्वायर इज 4 डिवाइडेड बाय 9 4 आर 36, वही बन गया 5/36, वही क्या बन गया 5/36। तो अगर यहां पे नहीं, ये मतलब हाँ सही है, तो यही बन गया क्या 5/36, और मेरा आंसर भी 5/36 ही है। तो आपको क्या करेगा, आपको क्या करना है, आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में देखना है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आंसर जहां पे 5/36 आ जाएगा वो डायरेक्टली ऑप्शन सी होगा। लेकिन अगर आप 1/1 भी ट्राई करोगे, जैसे N2 3 to 1, तो अगर मैं 3 to 1 ट्राई करूंगा तो आप क्या लिखोगे, लैम्डा 1/लैम्डा का वैल्यू जो होगा वो होगा RH Z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। और इस टाइम Z का वैल्यू भी आ जाएगा 1, क्योंकि मुझे सवाल में कह रहा है विच ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी ट्रांजिशन होगी जिसकी वेवलेंथ सेम होगी एज इस ट्रांजिशन की, लेकिन फॉर लिथियम, लिथियम के इस ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन और हाइड्रोजन की कौन सी ट्रांजिशन की वेवलेंथ सेम होगी। तो इसका मतलब है मुझे अब हाइड्रोजन के लिए चेक करना है, तो ये आ जाएगा RH, ये आ जाएगा 1/1 माइनस 1/9, तो ये आ जाएगा RH 9 माइनस 1 इज 8/9, तो लैम्डा जो आ जाएगा वो आएगा 9/8 RH, जो मैच नहीं, जिसने मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 नहीं आएगा। अब ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, मैं डायरेक्टली ऑप्शन 3 चेक करूंगा, तो जब मैं ऑप्शन 3 चेक करूंगा 3 to 2, तो 3 to 2 में शाबाश, स्टोरी पढ़नो है मेरे अड़ से थी, तो 3 to 2 में शाबाश। तो अगर आप 3 to 2 में देखोगे 1/लैम्डा का वैल्यू आएगा RH, Z स्क्वायर तो आएगा 1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर आएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो ये आएगा RH, ये आएगा 1/4 माइनस 1/9, 3 स्क्वायर इज 9, तो ये आएगा RH, तो 9 माइनस 4/36, तो वही आ गया 5RH/36, लेकिन ये निकला 1/लैम्डा, तो लैम्डा का वैल्यू निकलेगा 36 डिवाइडेड बाई 5RH। तो इसका मतलब क्या है, इस वाला ये वाला जो है ये सही है। आई होप आप लोगों को ये सवाल जो है समझ में आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। इफ ए 60 watt emits मोनो 60 watt बल्ब होगा, automatic radius wavelength is 600 nanometer, then the number of photoelectrons emitted is, very important सवाल ये आता है। आप लोगों ने पढ़ा है E is equal to hc/lambda, लेकिन मैं लिखता हूं nhc/lambda where n is number of photons emitted, number of photons emitted, या number of photons emitted जो है that is सीधे E is equal to NHC/lambda। लेकिन अब आपको 60 watt that is पावर गिवन है, तो पावर का वैल्यू जो होता है that is equal to एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो फॉर्मूला बनेगी NHC डिवाइडेड बाय T लैम्डा। NHC/lambda है E और अपना T। अब पावर का वैल्यू मुझे गिवन है 60, N का वैल्यू मुझे निकालना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स मुझे निकालना है, H का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 to the power -34 इंटू C का वैल्यू होता है 3 इंटू 10 to the power 8 डिवाइडेड बाय T। लैम्डा का वैल्यू अगर ये मीटर पर सेकंड में लिया है, सब कुछ SI यूनिट में लिया है, मैं बार बार मैंने बोला स्टार्ट से ही, हम हर कोई चीज जो है SI यूनिट्स में लेंगे। तो T का वैल्यू जो है, T का वैल्यू हम पुट करेंगे कितना, T का वैल्यू हम पुट करेंगे 1, क्योंकि पर सेकंड मुझे बोल रहा है, तो T का वैल्यू जो है दैट इज 1, और लैम्डा का वैल्यू जो है दैट इज 600, लेकिन नैनोमीटर है तो इंटू 10 to the power -9। आपको बस N निकालना है, मैं लिखूंगा 60 इज इक्वल N इंटू, इसके बदले में लिखूंगा 20/3, 6.6 के बदले में लिखूंगा 20/3 इंटू आ जाएगा ये 3 इन डिवाइडेड बाय आ जाएगा 600, डिवाइडेड बाय आ जाएगा 600 इंटू 10 to the power को करेंगे हिसाब, तो ये आएगा -34 + 8 + 9, -34 + 8 + 9। तो अब मुझे बोलो शाबाश, ये कितना आ जाएगा, 0 1 0 1 कैंसल, 3 और 3 कैंसल, तो ये 6, तो ये 60 इज इक्वल टू N इंटू ये आ जाएगा 2 1s are 2 30s are
तो ये बनेगा 1/30 इंटू कितना आ जाएगा, शाबाश, इंटू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर, ये कितना आ जाएगा 17, ये आएगा -17, 10 टू द पावर -17। तो n का वैल्यू आ जाएगा 60 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर -17 बनेगा 10 टू द पावर 17। तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 0063018 इंटू 10 टू द पावर 17। ये -17 उस साइड बना 10 टू द पावर 17, ये 30 उस साइड मल्टीप्लाई हुआ 30, तो ये आ जाएगा 1800 इंटू 10 टू द पावर 17। इसको मैं लिख सकता हूँ 1.8, 3 रह गए तो ये आएगा 17 + 3 दैट इज 20। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 20 इसका आंसर होगा। Consider the following statements about photoelectric effect. Consider the following statements about photoelectric effect. The number of electrons ejected is proportional to the intensity of light. बिल्कुल सही। photoelectric effect का experiment ही अगर आप देखोगे NCERT ने लिखा है, यहाँ पे देख लो, the number of electrons ejected is proportional to the intensity or brightness of the light. ये बिल्कुल सही statement है। Kinetic energy of ejected electrons increase with increase of the wavelength. यहाँ पे गलती है। Increase with increase in the frequency. जितनी frequency या energy आप ज्यादा दोगे, जितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट ज्यादा होगी, उतनी एनर्जी भी ज्यादा होगी, उतनी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा होगी। लिखा भी है एनसीईआरटी ने, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट। इसने लिखा है इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली रिलेटेड, तो इसने मुझे लिखना चाहिए फ्रीक्वेंसी, इसने लिखा है वेवलेंथ, तो ये गलत है। वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन लिथियम, ये भी तो गलत है। क्यों? वर्क फंक्शन ऑफ पोटेशियम इज ग्रेटर देन लिथियम। मैंने पहले भी बोला वैल्यू तो आपके सामने है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम की वर्क फंक्शन कम होगी क्योंकि ये नीचे है, इसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना इजी है। लिथियम की ज्यादा होगी, लेकिन ये बोल रहा है कि पोटेशियम की ही ज्यादा है, तो गलत है। वैल्यू भी गिवन है 2.25, 2.3 एंड 2.2, लिथियम की ही ज्यादा है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट नीचे बोल रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज BNC, पहला जो है वो सही है। Which series of hydrogen spectrum lie in the ultraviolet region? आप लोगों ने पढ़ा है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। लाइमन यूवी, बाल्मर जो है वो विजिबल जोन, बाकी सारी इंफ्रारेड जोन में जो आती, बाकी सारी इंफ्रारेड जोन में आती है। तो अब मुझे बोल रहा है कि यूवी जोन में कौन है, एक ही सीरीज है, दैट इज लाइमन। तो लाइमन इंफ्रारेड, बाकी जो भी सीरीज है वो, मतलब लाइमन जो है वो अल्ट्रावायलेट, बाकी जो भी सीरीज है वो इंफ्रारेड जोन में आती है, एक्सेप्ट बाल्मर, बाल्मर आती है विजिबल जोन में। ये आप लोगों ने पढ़ा है। तो आप जो है आप इस चीज को निकाल भी सकते हो, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा है, लेकिन अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन 3p एंड 5d ऑर्बिटल्स इज। एंगुलर नोड्स, तो एंगुलर नोड्स मुझे बोल रहा है, तो आप लोगों के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको रेडियल नोड्स निकालने हैं तो रेडियल नोड्स जो है उसकी फॉर्मूला है n-l-1। अगर आपको एंगुलर नोड्स निकालने हैं तो एंगुलर नोड्स की फॉर्मूला सीधे है l। अगर या नोडल प्लेन्स भी अगर आप बोलोगे, अगर आपको क्या कहना है, नोडल प्लेन्स या एंगुलर नोड्स एक ही बात है। और अगर आपको टोटल नोड्स निकालने हैं तो टोटल नोड्स की फॉर्मूला जो है इन दोनों का सम वो आएगा n-1, क्योंकि l l होगा कैंसल। अब मुझे एंगुलर नोड बोल रहा है, तो ये 3p 5d, इसका l, p में l होता है 1 और d में l होता है 2, तो आंसर होगा 1 and 2, क्योंकि p का l 1, d का l 2, सो द आंसर विल बी 1 and 2। तो अगर आपको रेडियल नोड्स निकालने होंगे 3p में रेडियल नोड्स कितने आ जाएंगे, 3 माइनस l है 1 माइनस 1, तो वो आ जाएगा 3 माइनस 2 दैट इज 1। अगर आपको टोटल नोड्स निकालने होंगे वो आएगा 3 माइनस 1, n-1, वो आ जाएगा 2। तो आप जो है आप कोई भी चीज निकाल सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोइंग, विच ऑफ द ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन इज फॉलोइंग रूल। तो हुंस रूल मुझे कहता क्या है, सबसे पहले पता होनी चाहिए। हुंस रूल जो है वो मुझे कहता है कि डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो एक एक करके जाता है। सबसे पहले हर एक डिजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और उसके बाद जो है पेयरिंग स्टार्ट होती है, और पेयरिंग स्टार्ट होती है, और जो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाता है उनका स्पिन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। जैसे देखो 1s2 2s1, यहां पे लिखा है 1s2 एंड 2s1, तो ये जो है 1s2 एंड 2s1 जो है ये बिल्कुल सिंपल है, ये सही है, इसमें कोई परेशानी है ही नहीं। अब देखो 1s2 2s1 एंड 2p2, ये पहले ही गलत है। क्यों? क्योंकि पहले ये, फिर ये, इसकी एनर्जी कम है, पहले ये कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, फिर 2p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, लेकिन इसने पहले ही तीसरा इलेक्ट्रॉन भी किस में लिया है, 2p में लिया है। तो पहले इसमें दूसरा आता, इसमें एक आता, तब ये सही था, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसने इसमें एक रखा है। अब यहां पे भी यही हुआ है, 1s2 2s1,
पहले 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, उसके बाद पहले एक इसमें जाता दूसरा इसमें जाता और तब जाके पेयरिंग होती, ये भी गलत है। अब यहां तक तो ये सेम है, लेकिन उसके बाद 2p में एक एक करके इलेक्ट्रॉन तो गया है, लेकिन इसकी स्पिन ऐसे, इसकी स्पिन नीचे, ये ऊपर की ओर ये नीचे की ओर। तो हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है कि शाबाश, मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम तब होती है जब हर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, सेम, और हर एक ऑर्बिटल में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ये एनसीईआरटी ने बिल्कुल लिखा है लिथियम। देखो पहला सीधे लिथियम का है तो लिथियम का डायरेक्ट। दूसरा इसने किसका बनाया है, बोरॉन का, लेकिन बोरॉन में पहले ये दो और उसके बाद इसमें एक। तो हुंस रूल जो वायलेट कर रहा है वो पहला है, इस मतलब हुंस रूल जो वायलेट नहीं कर रहा है वो पहला है, बाकी सारे हुंस रूल को वायलेट कर रहे हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 27, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ये वो वाला पार्ट है जिसको आप जनरली स्किप करते हो, लेकिन क्या पता सवाल आ जाए, तो एक स्टेटमेंट बेस्ड सवाल हमने यहां से बनाया है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज्ड। अगर आप लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कभी पढ़ा होगा तो वहां पे लिखा है द पॉइंट नंबर 5, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज या इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जिनको बाद में इलेक्ट्रॉन्स हम बोलते हैं, पहले कैथोड रेज ही है, डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। डू नॉट डिपेंड अपॉन द, इसने लिखा है डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स, तो ये गलत है। दूसरा जो है इसने लिखा है कैनार रेज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। हाँ, तो यहां पे देख लो कैनार रेज के बारे में, डिस्कवरी ऑफ कैनार रेज। तो कैनार रेज के बारे में, अनलाइक कैथोड रेज मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। दीज आर सिंपली द पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस। तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयंस, ये सही है। E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, ये आपको पता ही होना चाहिए। देखो E/m, तो E जो है, अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, यहां पे प्रोटॉन लिखूंगा, E दोनों का सेम है, लेकिन इसका मास कम, इसका मास ज्यादा। तो जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो रेशियो कम, जिसका डिनोमिनेटर कम वो रेशियो ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉन का E/m होता है ज्यादा। अगर आपको वैल्यू पता है, आप वैल्यू के बुनियाद पे भी बोल सकते हो। सो तीसरा जो है वो सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज बी एंड सी ओनली। शाबाश। इसके बाद जो है लास्ट सवाल है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। विच अमंग द फॉलोइंग सेट्स इज एन इनकरेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, क्वांटम नंबर्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इनकरेक्ट जो है वो कौन सा है? तो अगर आप इनकरेक्ट बोल रहे हो तो सबसे पहले एन, एल, एम एंड एस आपको गिवन है। अब मुझे सबसे पहले आप एक बात बोलोगे, यहां पे सबसे पहले आप मुझे एक बात बोलोगे, यहां पे n का वैल्यू है 4, n का वैल्यू है 4। अब l का वैल्यू जो है, l का वैल्यू होता है 0 to n-1, तो यहां पे होना चाहिए 0 to 4-1, दैट इज 0 to 3। तो क्या l का वैल्यू 0 to 3 लाई करता है? हाँ, तो यहां तक तो सही है। अब l है 2, तो m का वैल्यू होता है -l to +l, तो दैट इज -2 to +2, -2 to +2 में -2, -1, 0, 1 और 2 आ जाएगा। क्या -1 आता है? ये सही है। एस में आप सिंपल याद रखोगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या +1/2 या -1/2। तो एस में ऑलवेज एक इलेक्ट्रॉन का एक वैल्यू, अब एस या तो +1/2 या -1/2 होगा। तो एस आप देखोगे ही नहीं, वो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो 3/3 दूसरा, तो ये सही है, मुझे इनकरेक्ट बोलना है। तो दूसरा है ये 3 है, ये 3 है, तो n का वैल्यू है 3, l का वैल्यू जो है 0 to 3-1, 0 to n-1, दैट इज 0 to 2। तो 0 to 2 में 2 आता है? हाँ आता है। अब l का वैल्यू है 2, तो l का वैल्यू है 2, m का वैल्यू होगा -2 से +2 तक, क्या उसमें 0 आता है? हाँ, तो ये वाला भी सही है। अब तीसरे पे आ जाएंगे। तीसरे में n का वैल्यू है 2, l का वैल्यू जो होगा वो होगा 0 to 1, तो 0 to 1 में क्या 1 आता है? हाँ, तो ये सही है। अब l का वैल्यू है 1, m का वैल्यू होता है -1 to +1, -l to +l, -1 to +1 में -1, 0 और 1 आ जाएगा। क्या -1 आता है? हाँ, तो ये भी सही है। अब इसमें लिखा है n का वैल्यू 5, तो अगर इसमें n का वैल्यू गिवन है 5, तो n है 5, l का वैल्यू जो होगा वो होगा 0
टू 5 माइनस 1, तो दैट इज 0 टू 4, क्योंकि L का वैल्यू होता है 0 टू n माइनस 1। 0 टू 4 में क्या 3 आता है? हाँ, ये सही है। लेकिन अब L का वैल्यू आपको गिवन है 3, अब L का वैल्यू आपको गिवन है 3, L का वैल्यू गिवन है 3, M का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -3 से +3 तक, दैट इज -3 -2 -1 0 1 2 3, लेकिन इसने लिखा है -4। क्या -3 टू +3 में -4 लाई करता है? नहीं। तो इसका मतलब है कि यहां पे इस चीज ने इसको गलत करार दिया, इस चीज ने इसको गलत करार दिया, तो ये जो है ऑप्शन 4 जो है ये होगा आपका इनकरेक्ट। और लास्ट में मैं और एक चीज आपको बोलूंगा, जैसे मैं आपको बोलूंगा एल्युमिनियम के सपोज 10th इलेक्ट्रॉन, 10th नहीं मैं लिखूंगा 12th इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर लिख लो, एल्युमिनियम के 12th इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर लिख लो। मैं एल्युमिनियम जो है यहां पे लिखूंगा, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p शाबाश 1, तो ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बोलो 12th इलेक्ट्रॉन, ये 2 ये 4 ये 10, 12th होगा 3s2 में ये जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसको हम बोलेंगे क्या? 12th इलेक्ट्रॉन। तो इसके सारे क्वांटम नंबर लिख लो, ये 13th है, ये इसमें जो दूसरा इलेक्ट्रॉन वो 12th है। अब मुझे बोलो इसका n 12th इलेक्ट्रॉन इसमें फंस गया, इसमें n सीधे 3 है, इसमें L क्या? S के लिए L का वैल्यू होता है 0, SPDF लिखा है तो L का वैल्यू अपने आप आ जाएगा, L होगा 0। अब M का वैल्यू तो 0 ही होगा सर, क्यों? क्योंकि M का वैल्यू -L से +L तक होता है, -0 टू +0 इज 0। तो अब इसके बाद जो है ये M है, तो M के बाद आपको मैं बोलूंगा S का वैल्यू या तो आप लिखोगे +1/2 और -1/2, दोनों में कोई एक, तो ये इसके 4 क्वांटम नंबर्स होंगे। तो ऐसा भी सवाल आता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी जो है हम जो है, अगर मैं आपको बोलूंगा 13th इलेक्ट्रॉन है 3p1, तो n का वैल्यू है 3, L का वैल्यू है 1, अब m का वैल्यू देखो, इलेक्ट्रॉन एक है तो m का एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होगा, m जो है वो ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, तो m का वैल्यू -1 भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तीनों में से जो भी उसने लिखा है वो बिल्कुल सही है, और जो भी लिखा है वो बिल्कुल सही है। और उसके बाद s तो क्या होगा? s उसका +1/2 होगा और -1/2 होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। बाकी जो है अब एक चैप्टर मतलब और 2 चैप्टर रह गए, इक्विलिब्रियम और ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, वो हम अभी करेंगे। बाकी अल्लाह हाफिज।